आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर 3 का हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे। एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हमने कल के लेक्चर में कंसीडरेशन वाला एलिमेंट डिस्कस किया था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी होता है इसमें कंसीडरेशन हो। कंसीडरेशन के एसेंशियल्स कल डिस्कस किए थे। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। सब कुछ समझ आ गया? चलिए, आज हमारा कंसेप्ट है एक्सेप्शन टू द रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा जनरल रूल है कि रूल क्या बता रहा है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कंसीडरेशन मौजूद हो। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। ठीक है, कंसीडरेशन होना ज़रूरी है। हमने स्टडी किया था उसका एडिक्वेट होना या इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी है। अब हम कंसेप्ट क्या स्टडी कर रहे हैं आज? एक्सेप्शंस टू द रूल। एक्सेप्शन टू द रूल का मतलब क्या होगा कि ऐसी सिचुएशंस जिनमें कंसीडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एक्सेप्शन का मतलब यही होगा कि कंसीडरेशन नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड होगा, वैलिड समझा जाएगा। वो क्या एक्सेप्शंस है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट छोटा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। उसने एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर टेस्ट किए हुए हैं। ये सिचुएशंस है हमारी कुछ एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 6 सिचुएशन, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा दफा टेस्ट होने वाली एक्सेप्शन क्या? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। हम इंसान, हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, वालिदैन, बच्चे, बहन भाई वगैरह, जिनके साथ हमारा कुदरती तौर पे एक रिश्ता होता है और उसकी वजह से समटाइम्स हम कुछ चीजें उनको हैंड ओवर कर देते हैं, उनको दे देते हैं और बदले में कोई भी चीज वसूल नहीं करते। जैसे बड़े भाई ने छोटे भाई को बाइक गिफ्ट कर दी, बाइक दे दी और बदले में कोई भी चीज रिसीव नहीं की। ठीक है, ये आप देखते होंगे, आपको भी कॉमन लाइफ में अक्सर इस तरह के ट्रांजैक्शन नजर आती होंगी। इसी तरह के एग्रीमेंट्स के ऊपर ये प्रोविजन बेस कर रही है। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। वो कहता है अगर आप नेचुरल लव एंड इफेक्शन की वजह से किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं और फिर इस एग्रीमेंट के नतीजे में आप कोई चीज ट्रांसफर तो करते हैं दूसरे को, लेकिन बदले में कोई चीज रिटर्न में वसूल नहीं करते, तो हालांकि आपने कंसीडरेशन वसूल नहीं की, इस केस में कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। अच्छा, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशंस आपने लाजमी याद करनी है। 4 कंडीशन, चारों की चारों। सबसे पहली चीज वो कह रहा है नियर रिलेशन होना चाहिए पार्टीज में, यानी जिन पार्टीज के दरमियान ये एग्रीमेंट हो रहा है उनका आपस में कोई करीबी ताल्लुक हो, कोई रिश्तेदारी हो। इन शॉर्ट ये कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के दरमियान में हो सकती है जो आपस में रिलेटिव है। वरना अगर ये कंडीशन ना होती नियर रिलेशन वाली, तो अगर हम किसी कस्टमर को भी फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बेच रहे हैं तो हम लीगल बुक्स में ये शो करवाते हैं कि हमने तो फ्री दे दी है, हमें तो उल्टा नुकसान हुआ है टैक्स से बचने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कहीं इस प्रोविजन का मिस यूज ना हो जाए, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन सिर्फ, ये केस सिर्फ उस सिचुएशन में इन्फोर्सेबल होगा जब पार्टीज का आपस में नियर रिलेशनशिप होगा। ये नियर रिलेशनशिप वाली बात समझ आ गई? नियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि वो आपस में करीबी रिश्तेदार होंगे। दूसरी चीज, फॉर लव एंड इफेक्शन, यानी रिश्तेदार भी होने चाहिए और ये एग्रीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन की वजह से होना चाहिए। यानी जो आपस में उनसियत होती है बाज़ औक़ात अपने रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ, उसकी बेस पे होना चाहिए। रिलेशनशिप भी हो और नेचुरल लव एंड इफेक्शन भी मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल सुन लीजिए। एक लीगल केस था, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ, उन दोनों की अक्सर लड़ाई रहती थी। तो वाइफ हस्बैंड को छोड़ के अपने वालिदैन के घर में आ गई। अब हस्बैंड मनाने के लिए गया, वाइफ ने कहा मैं एक शर्त पे आने को तैयार हूं क्योंकि हमारी लड़ाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, तो मुझे थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होती है, तुम जब तक ये अपना जो घर है ये मेरे नाम नहीं करोगे मैंने उधर नहीं आना। हस्बैंड ने कहा अच्छा ठीक है, चले मैं तैयार हो जाता, तैयार और एग्रीमेंट कर लिया। उस एग्रीमेंट में लिखा गया, चूंकि हमारे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, इसलिए वाइफ के इंसिस्ट करने के ऊपर मैं एग्री करता हूं कि 3 महीने के बाद अपना घर जो है वो इसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। वाइफ वापस आई, 3 महीने बाद हस्बैंड मुकर गया, उसने कहा मैंने तो घर ट्रांसफर नहीं करना। वाइफ ने इस एग्रीमेंट की बेस पे उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। पहली पेशी में केस खारिज। क्यों? नहीं, नो कंसीडरेशन। क्या ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन में फॉल नहीं करता? कंसीडरेशन तो नहीं थी, वाइफ ने नहीं दी थी, लेकिन वाइफ ने कहा जी ये एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन में फॉल करता है। हाँ जी, उसने कहा, जज ने जब पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना शुरू किया, पहली पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि जी ये एग्रीमेंट झगड़ों से बचने के लिए, उसने कहा नियर रिलेशनशिप तो है
नेचुरल लव एंड अफेक्शन कोई नहीं है, वो किधर गया? इसीलिए दूसरी कंडीशन ये लगाई, ये दोनों डिफरेंट है, नियर रिलेशनशिप होना और नेचुरल लव एंड अफेक्शन दोनों डिफरेंट कंडीशन है, दोनों में फर्क समझ आ गया? तीसरी कंडीशन ये इन राइटिंग होना चाहिए। अगर ज़बानी कलामी वादा किया तो उसका कोई फैक्ट, हमने तो ये पढ़ा था कि एग्रीमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, हमने ये नहीं पढ़ा था? हाँ, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो लॉ कहता है कि रिटर्न होना लाजमी है। जरा बताइए, इससे नहीं, इससे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ चुके हैं? शाबाश, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, टाइम बार डेट, वो भी पढ़ लिया। हाँ, टाइम बार डेट की एग्जांपल भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल आ गई, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन। क्लियर हो गया? इन राइटिंग होना जरूरी, और फिर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। इन राइटिंग होने में रजिस्टर्ड होने में क्या फर्क है? देखिए, मैंने फर्ज कीजिए इनके साथ एग्रीमेंट किया और हम इसको एक सादा कागज के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नीचे साइन कर देते हैं, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है? क्यों नहीं है? नहीं, सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं अभी। ये इन्फोर्स, भाई ज़बानी कलामी जब इन्फोर्सेबल हो सकता है, कुछ इस स्पेसिफिक किस एग्रीमेंट की एग्जांपल नहीं दे रहा, जनरली बात कर रहा हूं। जनरली कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न भी हो सकते हैं, ओरल भी। तो ओरल का मतलब ज़बानी कलामी, रिटर्न का मतलब क्या है कि रिटर्न फॉर्म में हो, सादा कागज के ऊपर। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है? स्टाम्प पेपर के ऊपर, उसके ऊपर, क्योंकि वो स्टैम्प्स वगैरह भी होती है, अगर आपने कभी देखा हो ना उसके पीछे। हाँ जी बिल्कुल, तो वो रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। आपको रेलिवेंट अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड होना भी, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो वकीलों का काम होता है। हमें सिर्फ कंसर्ट पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट का रिटर्न होना भी जरूरी है, रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, रिटर्न तो है, तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन में अगर आप कोई चीज ट्रांसफर करते हैं, कंसीडरेशन होना लाजमी नहीं है, लेकिन इसके लिए 4 कंडीशन जरूरी है। कौन कौन सी? नियर रिलेशनशिप, नेचर लव एंड अफेक्शन, राइटिंग, रजिस्टर्ड। क्लियर है? चलिए, ये पहली एग्जांपल हमारी क्लियर हो गई। और ये फिर बता रहा हूं, एग्जाम में सबसे ज्यादा दफा पूछा हुआ उसने इस कंसेप्ट में, इस वाले केस को, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीमेंट टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, बल्कि इससे मुझे कंसेप्ट याद आ गया, कल हमने स्टडी किया था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट डिजायर ऑफ प्रोमिसी। अगर प्रोमिसी की डिजायर नहीं है तो वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, आग वाली एग्जांपल बिल्कुल। और फिर इसके साथ ये भी हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन नॉन वॉलंटरी होनी चाहिए। अगर वॉलंटरी कंसिडरेशन है ना, वो भी वैलिड नहीं है, उसे क्या कहते हैं? नॉन ग्रेचुइटस। तो ये बेसिकली नॉन ग्रेचुइटस का तर्जमा है, सॉरी, ग्रेचुइटस का तर्जमा है। ग्रेचुइटस का मतलब होता है वॉलंटरी, वॉलंटरी। वो तो कल हमने पढ़ा था ना कि उसको कंसिडरेशन को नॉन ग्रेचुइटस होना चाहिए, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। वॉलंटरी का मतलब क्या है? ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस और वॉलंटरी एक ही चीज के दो, ये लिख लें, ग्रेचुइटस इज इक्वल टू वॉलंटरी। ठीक है, तो बताइए, अगर किसी ने हमें कोई वॉलंटरी चीज दी, वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड की, वो वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं? फिर बताइए, वॉलंटरी ग्रेचुइटस सर्विसेज प्रोवाइड की, वैलिड कंसिडरेशन है कि नहीं? नहीं है। भाई नान चने बढ़ रहे थे, हमने भी ले लिए, वॉलंटरी है कि नॉन वॉलंटरी? वॉलंटरी। इसके पैसे तो नहीं देने हमने? नहीं। आग लगी हुई थी, किसी ने बचाया, वॉलंटरी है कि नॉन वॉलंटरी? वॉलंटरी। पैसे तो नहीं देने, लेकिन हमारी गाड़ी का शीशा साफ किया, जूते साफ किए, ये नॉन वॉलंटरी है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसके पैसे लेते होते हैं। तो ग्रेचुइटस से मुझे, सॉरी, वॉलंटरी से मुझे ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस कंसेप्ट याद आ गया, तो मैंने कहा चले चलते चलते वो भी रिवीजन कर दूं कुछ एग्जांपल के साथ। हमने पहले पढ़ा हुआ है, सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए था। अच्छा, अब आपने कहा सर अगर कोई हमें वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करे ना, हमारे ऊपर उसकी पेमेंट करना लाजमी नहीं है, क्योंकि वो वॉलंटरी, टाइम बार्ड नहीं है, वो वॉलंटरी है, वॉलंटरी है, वो क्या है? वॉलंटरी। लेकिन फर्ज कीजिए वॉलंटरी सर्विसेज हासिल करने के बाद हम बहुत खुश हों और हम उस बंदे को कहें कि तुम्हें इनाम में अब 1000 रुपया देंगे। अब ये जो 1000 रुपए का प्रॉमिस है, ये क्या हो गया? वैलिड। अच्छा, लॉ इसको एनालिसिस कैसे कर रहा है? लॉ कहता है अभी जो मैंने कहा ना 1000 रुपया तुम्हें दूंगा, तो अभी के अभी, तो आज के दिन में तो इसने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, अभी की पास वाली सर्विस वैलिड है, पास वाली सर्विस वैलिड है, इसीलिए ये एक्सेप्शन में है। एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसमें कंसीडरेशन है तो सही, ये कैसे एक्सेप्शन में लिख दिया? वो पास्ट में जो उसने हमें आग बचाई थी, आग लगने से हमारी दुकान को बचाई, पास ये उस वक्त की पास वॉलंटरी सर्विस है। ठीक है, आज के दिन में उसने हमें कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की, इसीलिए ये एक्सेप्शन में है।
क्लियर हो गया? तो अगर हमें कोई वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, वो वैलिड कंसीडरेशन नहीं है, उसके हमने पैसे नहीं देने। लेकिन अगर हम उस सर्विस के बाद खुद से उसे कहें कि जी ठीक है हम तैयार है, अब हम आपको पैसे देंगे, तो फिर क्या है? ये वैलिड है। जी वॉलंटरी सर्विस ना जाने बढ़ रहे थे, हमने ले लिए, हमने उसके पैसे नहीं देने, ठीक है, लेकिन हमें बड़े मजे के लगे, हमने ऐसे कभी खाए नहीं थे। हम उन्हें से कहा भाई नाम है बनाने वाला, तुम्हें 1000 रुपया देंगे, अब वो हमसे 1000 रुपया रिकवर कर सकता है। नहीं, अगर छोटे भाई का हिस्सा मांगते होते थे, हम भी मांगते होते थे छोटे भाई का हिस्सा, नहीं तो वो एक खाने के बाद छोटे भाई का हिस्सा मांग लें तो वो भी वॉलंटरी है। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं अब दूसरी बार पैसे लेके आओ, वो वॉलंटरी ही रहेगा। नहीं आपका यही नहीं, ये नहीं पूछना चाहिए, कुछ और पूछना चाहिए। जी किस में? वो अगर हम खुश होके उसे कहते हैं, चले एक लीगल केस की एग्जांपल, नहीं अब लीगल एग्जांपल देते हैं। एक दो भाई थे, बड़े भाई का एक बच्चा था, बड़े भाई को हो गई जेल, छोटे भाई ने उसके बच्चे की 2 साल उसकी परवरिश की, और उसके अब ये है बेसिकली वॉलंटरी एक्ट। उसने बड़े भाई को नहीं कहा था कि मैं तुमसे पैसे, ना बड़े भाई ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जब बड़ा भाई जेल से वापस आया, क्या उसने छोटे भाई को पैसे अदा करने का पाबंद है? एग्री करते हैं इसे? क्यों? वॉलंटरी सर्विस। लेकिन अगर बड़ा भाई खुश होकर कहता है छोटे को, यार तुमने तो बड़ा अच्छा ध्यान रखा है इसका, मैं तुम्हें ये सारे पैसे कितने बने, 1 लाख रुपया, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया अदा करूंगा। अब ये पाबंद है 1 लाख रुपया अदा करने का, हालांकि पहले नहीं था। जब उसने स्टेटमेंट दे दी, प्रॉमिस कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ पास सर्विस, तो सिर्फ पास वॉलंटरी सर्विसेज पैसे नहीं देने, लेकिन अगर आप कमिट कर लें फिर पैसे देने। क्लियर हो गया सब? जी नहीं, इसके साथ देखें, इसके साथ क्या उसने ओरल या रिटर्न की कोई बात की है? इसका मतलब है ये रिटर्न भी वैलिड है, ओरल भी वैलिड है, और दोनों तरह से। जिस जगह पे रिटर्न होना जरूरी होगा ना, वहां पे वो खास तौर पे मेंशन करेगा रिटर्न होना चाहिए, और जिस जगह पे वो कुछ भी मेंशन नहीं करता, वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं फिर। इसके बाद थर्ड, एग्रीमेंट टू पे टाइम बार्ड डेट। एग्रीमेंट टू पे, ये डेट क्या होता है? हमने किसी से पैसे वसूल करने हो, ठीक है, मैंने अगर इन्होंने मेरे से उधार मांगा, मैंने इनको 10,000 रुपया दिया और मैंने वसूल कर, ये डेट है सिंपल। टाइम बार्ड क्या होता है? जिसको बहुत ज्यादा अरसा गुजर चुका हो। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने टैक्स पढ़ा है, कितने स्टूडेंट्स ने टैक्स पढ़ा या पढ़, चलिए उसमें हमारे जमाने में पता नहीं है कि नहीं, हमारे जमाने में एक प्रोविजन होती थी कि अगर आपने किसी को पैसे अदा करने हैं, लाइबिलिटी क्रिएट की हुई है पैसे, तो 3 साल तक आपने अदा करने हैं। अगर अभी भी है, अच्छा आज ही पढ़ा, हाँ शाबाश, चले मेरा कंसेप्ट आसान हो गया। अगर आप 3 साल तक उसकी पेमेंट नहीं करते, तो लॉ एफबीआर वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार जो आपने 3 साल तक पैसे नहीं दिए ना, इसका मतलब है सारी उम्र ही नहीं देने, ठीक है, तो ये आपकी असल में लायबिलिटी नहीं है, इसको रिवर्स कर लो, इसको इनकम रिकॉर्ड करो, इसके ऊपर टैक्स दो हमें, टैक्स। तो ये जो 3 साल का पीरियड है, ये लॉ में भी 3 साल है, ये टैक्स में भी 3 साल ही है। ये असल में एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, उसमें उसने बताया हुआ है, उसमें उसने बताया हुआ है कि ये पीरियड हमेशा 3 साल होगा। जहां मर्जी जिस मर्जी सब्जेक्ट में कंसेप्ट यूज कर ले, कि अगर आपने 3 साल तक किसी से पैसे वसूल नहीं करने थे, और ये 3 साल कहां से? पेमेंट से, जब मैंने जिस दिन इसको पैसे दिए तब से 3 साल नहीं गिनने, जिस दिन ड्यू डेट थी, जिस दिन इसने वापस करने का वादा किया था, उस डेट के बाद 3 साल तक अगर इसने पैसे नहीं दिए, तो लॉ क्या कहता है? अब ये खत्म डेट, अब मैं लीगली इससे पैसे वसूल, ये है टाइम बार डेट का कंसेप्ट। क्लियर? टाइम बार डेट का कंसेप्ट अभी पूरी प्रोविजन नहीं पढ़ाई, सिर्फ टाइम बार डेट का मतलब समझाया, और उसमें साथ ध्यान में रखिएगा 3 साल, ब्रैकेट में चाहे तो लिख ले 3 साल। अच्छा, अब मैंने इन्होंने लॉ की प्रोविजन पढ़ी हुई थी 3 साल की, मेरे से वादा किया था सर आपको 1 जनवरी 2018 को मैं पैसे वापस कर दूंगा। 2017 में पैसे लिए, 1 जनवरी 2018 गुजरा, बहाने बनाने शुरू कर दिए, नहीं दिए। 1 जनवरी 2019 गुजरा, पैसे नहीं दिए। 2020 गुजरा, पैसे नहीं दिए। 1 जनवरी 2021 को भी पैसे नहीं दिए। अब ये 2 जनवरी 2021 को बहुत खुश है, क्यों भला? डेट टाइम बार्ड हो गया, अब वो उनसे रिकवरी मैं लीगली नहीं कर सकता। मुझे भी पता चला, मैंने कहा मैं तो उसके वादों में चक्कर पे चक्कर लगाता रहा और मैं लीगली इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। मैं घर में बैठ गया, हफ्ते बाद भागे भागे आए और घर का दरवाजा खटखटाया, बेल दी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा रात को मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया, आई क्या का रिजल्ट आ गया, मैं फेल हो गया। तो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं और मैं वादा करता हूं कि आपका पैसे आपको वापस कर दूंगा, वापस कर दूंगा।
अच्छा, अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है मैं ये नहीं समझूंगा कि इसने आपको पिछला डेट वापस कर रहा है, वो तो 1 जनवरी को 0 हो गया था। मैं इसको यूं समझूंगा कि ये अब जो आपको पैसे दे रहा है उसके बदले में इसको कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही। हालांकि प्रैक्टिकली देखें तो वो ऐसे नहीं दे रहा, वो तो पिछले पैसे अदा कर रहा है, लेकिन चूंकि लॉ उसको राइट ऑफ कर चुका था 3 साल बाद, अब लॉ कह रहा है नहीं नहीं, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये मुझे पैसे तो दे रहा है लेकिन बदले में मैं उसे कोई कंसिडरेशन, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। ये है। अब अगर इन्होंने अगर तो मुझे पैसे दे देना, पैसे उसी वक्त दे दे, तो ये कंसेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। क्यों भला? वो पैसे दे चुका है। यह है एग्रीमेंट टू पे, कि इन्होंने आके वादा किया है, वादा पैसे भी दे, एग्रीमेंट टू पे कि सर मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा। अब अगर मैं इन्होंने वादा कर लिया, ये हो गया एग्रीमेंट टू पे। पहले मैंने समझाया टाइम बार डेट, अब समझाया एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, सही रास्ते पे आए हो। हफ्ते बाद मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा क्या बना? कहता रिजल्ट तो पास हो गया। मैं कहा नहीं नहीं, वो पैसे जो गए थे। पैसे कैसे? मैं पास हो गया, अब कोई पैसे नहीं है, भाग जाए। क्या इन्होंने जो मेरे साथ हफ्ता पहले एग्रीमेंट किया था टू पे टाइम बार डेट, मैं इन्फोर्स करवा सकता हूं? लॉ कहता है ये कंडीशन होना जरूरी है। अगर आपने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और जिस वक्त ये आया उस वक्त ये कंडीशन पूरी कर ली, फिर ये पैसे रिकवर करवा सकते हैं, वरना नहीं। और वो कंडीशन क्या है? एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट क्या होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए, साइंड बाय डेटर। अच्छा, ये दोनों ना फॉर्मली कंडीशन है, ठीक है। साइन वैसे भी जाहिर है, साइन हर तरह का एग्रीमेंट साइन तो होता है, साइन के बगैर कौन सा एग्रीमेंट होगा। और दूसरा कहता है ये डेट रिलेट करना चाहिए लॉ ऑफ लिमिटेशन से, यानी वो वाला डेट होना चाहिए जो टाइम गुजरने की वजह से अब रिकवरी नहीं हो सकती। आम डेट के ऊपर ये सूल नहीं लगना। आम डेट अगर रिटर्न नहीं भी है तो आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट है, रिटर्न होना जरूरी है, साइंड बाय डेटर और हिज एजेंट। एजेंट भी उसी के बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते होते हैं ना। रिटर्न साइंड बाय डेटर रिलेट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब मुझे ये बताइए, अब अगर वापस आए हफ्ता पहले की सिचुएशन पे आ जाएं, अभी इनका रिजल्ट आने वाला है और उन्होंने आगे कहा सर रात को मुझे ख्वाब आई है, मैं फेल हो गया हूं, तो मैं वादा करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं वादा करता हूं आपका डेट आपको हालांकि 3 साल गुजर चुके हैं पे कर दूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहूं बैठो, चाय का कप भी पियो, लिखो, साइन करो, ठीक है, और उसके ऊपर लिखो ये 3 साल गुजर चुके थे, ताकि पता चल जाए लॉ ऑफ लिमिटेशन से रिलेटेड। अब मैं इस एग्रीमेंट पास हो गए, मुकर गए, पास होने के बाद अब मैं इसको इन्फोर्स करवा सकता हूं कि नहीं? अब करवा सकता हूं। एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट नहीं, लॉ देखें, लॉ कहते भाई कह रहे हैं सर अगर राइटिंग में ना करवाएं वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। जज जो होता है ना, जज बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उन्हें पता होता है ये बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। उन्होंने फैसला एविडेंस की बेस पे करना होता है, अपनी फीलिंग की बेस पे नहीं करना होता। तो बहुत से ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो आम जिंदगी में हमें पता चल जाता है कि ये इसने काम किया है उन एविडेंस की बेस पे, लेकिन कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जहां तक मेरी अंडर, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ना, इसे लीगल केसेस में एडमिसिबल नहीं है, ये यानी इसे एडमिट नहीं किया जाता, ठीक है। यानी इसकी बेस पे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। आपको जो चश्मदीद गवाह है ना, वो ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। चश्मदीद गवाह की ज्यादा अहमियत है, वीडियो रिकॉर्डिंग की कम अहमियत है, ठीक है। इसीलिए चाहे आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, अब जज ने फैसला करते हुए कंडीशन देखनी है, उससे कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी? आपने कहा राइटिंग नहीं सर वीडियो है, उन्होंने कहा वीडियो ले जाओ भाई। कानून क्या कहता है? रिटर्न होना जरूरी है। तो रिटर्न है तो आप इन्फोर्स करवा सकेंगे, वरना नहीं करवा सकेंगे। क्लियर? ये रिलेटिंग टू लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब है, ये लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? जो हमें बताता है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट्स, कि ये कॉन्ट्रैक्ट इतने अरसे में पूरा करना लाजमी है, ये कॉन्ट्रैक्ट इतने अरसे में पूरा करना लाजमी है। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? ऐसा लॉ जो हमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट्स बताता है कि मैक्सिमम इतने अरसे के अंदर पूरा कर लो, वरना ये खत्म हो जाएगा। उस लिमिटेशन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो डेट के एग्रीमेंट होंगे ना, इनका लिमिटेशन पीरियड है 3 साल, यानी 3 साल के अंदर अंदर रिकवरी करवा ले तो ठीक, वरना ये वाइड खत्म, ठीक है। तो रिलेटेड टू लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब है कि जो डेट जिसकी बात हो रही है ना, इसको 3 साल का अरसा गुजर गया हो, ये इस वजह से आप रिकवर नहीं करवा पाए क्योंकि 3 साल गुजर गए थे। क्लियर? हाँ, टैक्स वाले नहीं, वो टैक्स वाले बताएंगे कि अगर 3 साल के बाद ये डेट पे कर दिया जाता है तो फिर रिकवरी करवा सकते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है शायद करवा सकते हो, लेकिन मुझे टैक्स का बहरहाल कुछ नहीं पता, वो टैक्स वाले बताएंगे। जी जी, वो फैसला देखिए, पहली चीज तो मैंने ये बताया कि मुझे
इस एविडेंस, इस बात के ऊपर मैं कोई कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैंने ये पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं ये कोर्ट इनको रिलायबल कंसीडर नहीं करता, इसमें एडिटिंग वगैरह का चांस होता है, ठीक है। हाँ, इसका फोरेंसिक वगैरह करवा ले तो वो एक अलग बात है। पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है, बाकी जो नॉर्मली सीरीज वगैरह में होता है टीवी से, वो कोई रियल लाइफ को शो नहीं कर रहे होते, वो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं वो कि वो बस एक ड्रामाटाइजेशन के लिए होता है। वो एक मूवी में देख रहा था, उसमें जुर्म था कि डॉक्टर ने मेडिसिन जहर थी वो पेशेंट को दे दी और डॉक्टर के खिलाफ कत्ल का केस चल रहा था, तो वकील ने कहा लो ये जहर नहीं, हालांकि उसके साथ रिपोर्ट लगी हुई थी कि ये जहर है, उसने कहा लो ये जहर नहीं है, वकील ने कहा, जज ने कहा साबित करो, उसने कहा ये लो, उसने बोतल पी ली, कहा मैं जिंदा हूं, ये साबित हो गया। और रियल केस में तो ऐसे थोड़ी होता है, रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है, वो फिल्मों में ऊंच नीच होती रहती है, वो चलती है उधर, वरना फिल्मों में रियल लाइफ दिखा दे तो देखे कौन, वो भाई ये देख देख तो तंग आ गए हैं, अब तो कुछ फैंटेसी देखना चाह रहे हैं भाई। ये क्लियर हो गया 3। आगे चलते हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट तो आपने सुना होगा, कंप्लीटेड गिफ्ट का क्या मतलब है? जो डिलीवर हो चुका हो। मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा भाई अगर आप ICAP के एग्जाम में पास हो गए ना, आपको एक मोबाइल गिफ्ट करूंगा, किया नहीं, गिफ्ट करूंगा एक गिफ्ट के तौर पे, ये सिर्फ गिफ्ट है, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है। अब अगर मैंने मोबाइल इनको दे दिया, ये कंप्लीटेड गिफ्ट है। तो ला ये कहता है अगर आपने किसी को गिफ्ट देने का वादा किया, गिफ्ट देने का वादा किया और बाद में पूरा नहीं किया, वो आपसे गिफ्ट निकलवा नहीं सकता। क्यों नहीं निकलवा सकता? क्योंकि कंसीडरेशन नहीं रिटर्न में। लेकिन अगर आप गिफ्ट दे चुके हैं, हैंड ओवर कर चुके हैं, ये वैलिड है, ये वैलिड है। भाई बात समझ आई? चले प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। एक बाप के 2 बेटे, उसने एक बेटे को अपनी माल रोड वाली प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पे देने का वादा किया, अभी दिया नहीं, उसकी पोजेशन ट्रांसफर नहीं किया, गिफ्ट के तौर पे देने का वादा किया, बदले में कोई कंसीडरेशन भी नहीं थी, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले पहले उसकी डेथ हो गई। अब बताइए इस प्रॉपर्टी में से दोनों बेटों को हिस्सा मिलेगा या जिसके साथ वादा किया? शाबाश, दोनों को मिलेगा। क्यों? ये गिफ्ट है, प्रॉमिस तो था, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं था। लेकिन अगर फर्ज कीजिए अपनी जिंदगी में ही उसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए, उसकी पोजेशन दे दी, तो अब दूसरे बेटे ने केस फाइल किया, जी इसमें तो कोई कंसीडरेशन ही नहीं थी, इसमें तो कोई दूसरे बेटे ने केस फाइल किया पहले के खिलाफ, इसमें तो इसको कैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कैंसिल किया जाए? क्या कोर्ट कैंसिल करेगा? वो कहेगा गिफ्ट कंप्लीटेड गिफ्ट है, कंप्लीटेड गिफ्ट एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल वैलिड है। क्लियर? अब जो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस प्रॉपर्टी के अलावा वाली की होगी, ये गिफ्ट हो चुका। तो कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड का लफ्ज समझे असल में, इसमें असल लफ्ज गिफ्ट समझने वाला नहीं है, वो तो आपको पता ही, कंप्लीटेड गिफ्ट। क्लियर है जी? मैं उसकी तरफ आता हूं, अभी आता हूं उसके एक और चीज के साथ रिलेट करना, 3 चीजों के साथ एक केस को रिलेट करना, अभी आता हूं उसकी तरफ। कंप्लीटेड गिफ्ट। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी। फर्ज कीजिए कि मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए गया, इमाम साहब ने खुतबा दिया और कहा मस्जिद ज़ेरे तामीर है, इसमें चंदा डालिए और जन्नत में घर बनाइए। मैं जज्बाती हो गया, मैंने कहा जी मैं जन्नत में बड़ा घर चाह रहा हूं, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। घर वापस आया, कोई 1-2 मूवी शूवी देखी, कोई मैं ये जरा माइंड सेट चेंज हो जाता है ना, माहौल का असर पड़ता है, मस्जिद का माहौल हो रहा है, घर का माहौल बात और होता है। मैंने कहा ये मैं क्या कर बैठा हूँ, उसे 1 लाख में तो मेरे बड़े काम हो जाने थे। अब इमाम साहब 1 लाख रुपया लेने के लिए आए, मैंने कहा कोई 1 लाख रुपया नहीं है, बताइए क्या ये मेरे खिलाफ केस फाइल करके 1 लाख रिकवर करवा सकते? नहीं। अगर कवर करवाने के तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूँ सर कंसीडरेशन ही नहीं है, बदले में बताइए क्या कुछ मिल रहा है? ओके जन्नत। तो मैं कहूंगा ये अनसर्टन कंसीडरेशन, इल्यूजरी, ठीक है, ये वैलिड कंसीडरेशन नहीं है। लेकिन लॉ कहता है अगर देखे सिंपल, अगर बात इतनी हो ना, तो अगर चैरिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए वादा किया जाए और पूरा ना किया जाए तो लॉ कहता है कोई मसला नहीं, एग्रीमेंट वाइड है। उसमें चैरिटी से मुराद सिर्फ मस्जिद नहीं, वो कोई भी, कोई लाइब्रेरी है, इवन कोई आप दूसरी अगर इंडियन एग्जाम्पल, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, इंडियन एग्जाम्पल देखिए वो मंदिर की तामीर, चर्च की, कुछ भी इस तरह की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैरिटी का केस। लेकिन अगर इमाम साहब ने मेरे इस वादे की बेस पे एग्रीमेंट कर लिया हो गारे सीमेंट मिट्टी वालों के साथ कि अब आपने आके कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी है और 60,000 की चीजें खरीद चुके हो, पैसे नहीं दिए, पैसे क्यों नहीं दिए? मेरे से लेके देने हैं। 60,000 की चीजें, यानी लाइबिलिटी इनकर हो गई,
लॉ कहता है अब मेरे लिए लाजमी हो गया मैंने इनको पैसे देने। कितने? 60,000। और अगर मेरे एग्रीमेंट के मुताबिक उन्होंने 1,20,000 इनकर कर लिया तो फिर 1 लाख यानी एक्चुअल लाइबिलिटी मैक्सिमम उतनी जितनी प्रॉमिस किया था। अब अगर मैं उनको कहूं कि नहीं ये तो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, लॉ कहता नहीं जब तक लाइबिलिटी इनकर नहीं की थी तब तक था। अब तो फंस चुके हैं आपकी स्टेटमेंट की बेस पे, अगला बंदा फंस चुका है, वो अपनी जेब से दे, अपनी जेब से देने जो होता आपसे चंदे की अपील क्यों करता? तो कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी नॉर्मली वाइड है लेकिन इन्फोर्सेबल है जब इनकर हो गई। जी जी ये अच्छा, ये जो कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी हमने पे करनी है ये किस पे डिपेंड करेगा? जो हमने अमाउंट बताई थी उसके ऊपर या जितना उसने खर्चा कर लिया उसके ऊपर? दोनों के ऊपर। विच एवर इज लोअर, यानी अगर वो 1 लाख का मैंने वादा किया और वो 60,000 का खर्चा लाइबिलिटी इनकर करते हैं, 60,000 देने हैं, और अगर वो 1,20,000 का खर्चा करते हैं मैंने 1 लाख देना। क्लियर हुई है बात? नेक्स्ट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में अच्छा सुन लें, अभी फिलहाल सिर्फ आपने रटा लगाना है क्योंकि ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स आगे चल के पूरा चैप्टर बन के सामने आएंगे, उसमें मैंने डिटेल में इनकी चिबिची उधर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने रटा लगाना है क्या कि ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इनमें कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इनमें कंसीडरेशन होना जरूरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। क्लियर? अच्छा अब सुनिए, क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए? एग्जाम में सम टाइम इसमें, गिफ्ट में और इसमें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको असूल बता रहा हूं आपने कैसे इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर एग्जाम में जिक्र हुआ मस्जिद का, स्कूल का वगैरह वगैरह, तो आपने उस केस को किधर लेके जाना है? चैरिटी की तरफ। ठीक? अगर उसने गिफ्ट का जिक्र किया किधर लेके जाना है? गिफ्ट की तरफ। आप कहेंगे कंप्लीटेड है तो वैलिड है, मतलब ओके, लेकिन अगर कंप्लीटेड नहीं, अभी ट्रांसफर नहीं हुआ तो नहीं वैलिड। और अगर कोई रिलेशनशिप बता दे, फादर सन का रिलेशनशिप, मां बेटे का, हस्बैंड रिलेशनशिप बता दे, तो फिर आपने केस को किधर लेके जाना है? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक केस में उसने नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी बता दिया और नीचे कह दिया कि हस्बैंड ने कहा है कि वो 1 लाख रुपए एज गिफ्ट देगा। अब बताइए, गिफ्ट का लफ्ज भी आ गया और रिलेशनशिप भी आ गया, किधर लेके जाएंगे? रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, उसकी तरफ आपने लेके जाना है। क्लियर हुई है बात? चलिए अब मजीद कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं इस कंसेप्ट को वो एग्जाम में कैसे कैसे घुमा फिरा के हमसे पूछ सकता है और हमने कैसे इसको आंसर करना है। जी, गिफ्ट किसी को भी दे सकता है, बिल्कुल। गिफ्ट के लिए नियर रिलेशनशिप जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर होना जरूरी है, जबकि एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन के लिए नियर रिलेशनशिप जरूरी है। नियर रिलेशनशिप की लिमिट कोई नहीं है, जो अभी तक उसने, बस समझ लीजिए फैमिली के अंदर जो होते हैं जितने भी रिलेशनशिप आए वो सारे नियर रिलेशनशिप में होंगे। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है, फूफू वगैरह ठीक है, नियर रिलेशनशिप है जी। एक मिनट दोबारा से पूछिएगा। अगर वो पब्लिकली अनाउंस हो जाए लेकिन डिलीवर, तो चूंकि कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं होगा। अगर डिफरेंट गेम शो में वो अनाउंस कर देते हैं बाद में डिलीवर नहीं करते, तो चूंकि वो कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है तो इसीलिए वैलिड नहीं है। हाँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो कोई कंपटीशन करवाते हैं और उस सूरत में कहते हैं विनर को प्राइज मिलेगा, वो गिफ्ट वाला केस नहीं आता, फिर वो रिवार्ड आता है, वो रिकवर करवा सकते हैं, वो रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैठे बैठे किसी को कहते बाजू का ऐसा तो सीट नंबर ये आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो रिकवर नहीं करवा सकता। लेकिन वो कौन बनेगा करोड़पति में आके उसने उसके क्वेश्चन पूछे और फिर एंड में जाके के पैसे नहीं मिलने, हालांकि वो जीता है, तो ये रिकवर करवाया जा सकता है क्योंकि गिफ्ट का केस नहीं है, ये विनर ऑफ गेम का केस है। ये हमारी एग्जांपल भी आगे चल के जी, तो पाकिस्तान के मैच बेस इनकम सोर्स प्रोग्राम से भी आते हैं। नहीं, वो वाइड है, वो उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए।
चलिए अब पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं आज जुम्मा है तो आपने जल्दी क्लास खत्म करनी है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। अब पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पास कीजिएगा जी। अब पास पेपर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कुछ साइकैप की बुक के भी क्वेश्चंस की तरफ उनकी डिस्कशन करते हैं जी। पहला क्वेश्चन, अदनान प्रोमिसेस फॉर नो कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है, टू गिव टू behzad ₹5 million, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट। वैलिड है? नहीं, ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, वॉइड है। क्वेश्चन में कहीं आपको पता चल रहा है उनका नियर रिलेशनशिप है? नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। और गिफ्ट के तौर पे भी अगर उसने वादा किया हो तो चूंकि कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है, ये वॉइड। और चैरिटी तो हो ही नहीं सकता। ठीक, चलिए तो ये एग्रीमेंट वॉइड। क्लियर है इसके ऊपर? आगे चले। आजम फॉर नेचुरल लव एंड इफेक्शन। अब अच्छा, अब उसने हमें बता दिया नेचुरल लव एंड इफेक्शन, हमने अब इसको इसी तरफ लेके जाना है। प्रोमिसेस टू गिव हिज सन, अच्छा सन से भी पता चल गया, नियर रिलेशनशिप भी है, नेचुरल लव एंड इफेक्शन भी है। बाबर ₹10,000। आजम, अब आजम ने लॉ पढ़ा हुआ था, आजम ने क्या किया, पुट हिज प्रॉमिस टू बाबर इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर्स इट। अब देखिए चारों कंडीशन पूरी हो गई, नियर रिलेशनशिप भी, नेचुरल लव एंड इफेक्शन भी, राइटिंग भी, रजिस्टर्ड भी। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? लेकिन कैसे वैलिड है, ये तो कंसिडरेशन ही नहीं रिटर्न में मिली। हाँ एक्सेप्शन, शाबाश, एक्सेप्शन, एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड इफेक्शन। नेक्स्ट, आर फॉलोइंग प्रोमिसेस क्रिएट वैलिड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, डू फॉलोइंग प्रोमिसेस। चलिए जी। ए, अमीर फाइंड्स बुशरा's पर्स एंड गिव्स इट टू हर वॉलंटरी। अच्छा, बुशरा ने क्वेश्चन में उसने नहीं बताया बाकी कोई नाम रखा था इसके ऊपर, तो ये वॉलंटरी सर्विसेज है कि नॉन वॉलंटरी? अगर बुशरा ने अनाउंस किया होता कि जो मेरा पर्स ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया इनाम मिलेगा, तो फिर पर्स ढूंढने पे पैसे जरूर मिलता, इनाम जरूर मिलता। ठीक है बोले? लेकिन अभी फिलहाल ये वॉलंटरी सर्विस है, तो क्या अमीर को कोई पैसे मिलेंगे यहां तक अगर क्वेश्चन हो? नहीं मिलेंगे। अच्छा, बुशरा प्रोमिसेस, उसके बाद बुशरा ने प्रॉमिस टू गिव अमीर ₹5,000। अब बताइए 5,000 रिकवर करवाए जा सकते हैं? यस, अब रिकवर करवाए जा सकते हैं। ये कौन सी वाली एक्सेप्शन है? पास वॉलंटरी सर्विसेज वाली, टू एग्रीमेंट टू कंपनसेट पास वॉलंटरी सर्विसेज वाले। क्लियर? ये जो उसने पर्स ढूंढा ये उसकी वॉलंटरी सर्विस है। ए क्लियर? बी, आजम स्पोर्ट्स बाबर्स इन्फेंट सन, उसका छोटा बच्चा, उसका सपोर्ट किया। बाबर प्रोमिसेस, अच्छा अब यहां तक क्वेश्चन रखें, वॉलंटरी सर्विसेज है, पैसे लेने के लिए लाइबल, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपस में पार्टीज का एग्रीमेंट हुआ था कोई। बाबर प्रोमिसेस टू पे आजम्स एक्सपेंसेस इन सो डूइंग। अब कर सकता है कि नहीं? अब बिल्कुल पैसे रिकवर कर सकता है, क्योंकि पास वॉलंटरी सर्विसेज थी, लेकिन अब एग्रीमेंट हो गया, अब रिकवर कर सकता है। कि कितना टाइम, हाँ कितना एक्सपेंस हुआ, वो जाहिर है। देखिए क्वेश्चन की नेचर आपको बता रही है कि वो मैं अमाउंट की तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा, वो कह रहे वैलिडिटी के ऊपर कमेंट करो। तो इसको स्टूडेंट ने कहा सर इसमें चूंकि अमाउंट नहीं है ना, तो ये अनसर्टन लग रहा है, तो अनसर्टन एग्रीमेंट तो वाइड होता है। तो सम टाइम ऐसा होता है हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम है, प्राइस उन्होंने एग्री, लेकिन याद रखें, हाँ मुझे कंसेप्ट याद आ गया, जैसे बताया था ना, कंसिडरेशन होना और इनएडिक्वेट होना दोनों का अलग ट्रीटमेंट है, उसी तरह होना है। ये एग्री होना कि प्राइस नहीं ली जाएगी ये और चीज है, और प्राइस एग्री ना करना ये और चीज है। नहीं समझ आई ना यार, कैसी टेक्निकल बात, नहीं समझ आई। एक सिचुएशन ये है कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें एग्री कर ली, प्राइस के बारे में साइलेंट है, कुछ भी एग्री नहीं हुआ, तो क्या इसका ये मतलब है कोई प्राइस नहीं ली जाएगी? नहीं नहीं, लॉ कहता है रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी। प्राइस का एग्री ना करना रीजनेबल, और ये एग्री करना कि कोई प्राइस नहीं ली जाएगी, ये वॉलंटरी सर्विस समझी जाएगी, ये ग्रेजुएट सर्विस समझी जाएगी, इस पे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फर्क समझ आ रहा है? तो देखिए यहां पे अगर उसने प्राइस का जिक्र नहीं भी किया, फॉर एग्जांपल आपके आर्गुमेंट को लेके चलते हैं, तो क्या ये वाइड हो गया? नहीं, लॉ यहां पे क्या करेगा? रीजनेबल प्राइस इन्फोर्स करवाएगा। क्लियर? अच्छा, यहां पे केस को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, क्योंकि थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट के साथ एक और जगह पे टेस्ट किया है। आजम ने इन्फेंट सन, फर्ज कीजिए इसका नाम था सलमान, आजम ने बाबर के साथ नहीं एग्रीमेंट किया, सलमान जब बड़ा हो गया, सलमान जब बड़ा हो गया, नहीं एक मिनट है,
सलमान जब बड़ा हो गया तो सलमान से कहा भाई बचपन में तुम्हारे परवरिश की पैसे दो मुझे, पाबंद है? नहीं, क्योंकि वॉलंटरी सर्विसेज। लेकिन अगर सलमान बड़ा होने पर, मिनॉरिटी में नहीं, बड़ा होने पर एग्रीमेंट कर ले कि जो आपने पास्ट में मुझे सर्विसेज प्रोवाइड की थी पे करने को तैयार हूं, अब वैलिड है कि नहीं? अब वैलिड नहीं है। एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे, ये एग्रीमेंट टू पे फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में नहीं आता? उसी में जी ना, एक मिनट ठहरे, आप ये तो नहीं समझ रहे कि ये एग्रीमेंट उसके साथ एज ऑफ मिनॉरिटी में हुआ है? ये एग्रीमेंट उस वक्त नहीं हुआ जब एज ऑफ मिनॉरिटी में था। नहीं नहीं नहीं, ये जब मेजर हुआ तब हुआ है, तब हुआ है, और पास वॉलंटरी सर्विसेज को पे करने के लिए हुआ है। ये एग्रीमेंट वैलिड है, ये एग्रीमेंट वैलिड है। भाई फर्क समझ आया कि नहीं आया? आगे चले। हाँ, माइनर की प्रॉपर्टी से भी रिकवर करवा सकते, लेकिन उसके लिए भी जाहिर है उसका एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्योंकि उसके लिए जरूरी क्या है कि आप उस माइनर को बताएं कि भाई मैं तुम्हें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये वॉलंटरी नहीं है, मैं पैसे लूंगा इसके बदले में। लेकिन माइनर को बताने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि माइनर को ये बता के भी अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया ना तो फिर भी वाइड अगेंस्ट हिम है। इसीलिए चचा ने उसके बड़े होने का इंतजार किया और एग्रीमेंट ही तब किया जब वो बड़ा हो गया था। ये चचा को पता था कि जो मिनॉरिटी में करूंगा वो वाइड अगेंस्ट हिम होगा। आगे चलते हैं। 19, आरिफ ट्रांसफर्ड सम प्रॉपर्टी टू हसीब बाय ए ड्यूली रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड एज ए गिफ्ट। अब इसका हमने कंप्लीट, इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कैसे पता चला कंप्लीटेड गिफ्ट है? ट्रांसफर्ड। सारे फैक्ट्स यही होते, लेकिन लिखा होता है एग्रीज टू ट्रांसफर। तो फिर चाहे रिटर्न भी होता, फिर चाहे रजिस्टर्ड भी होता। गिफ्ट के केस में शर्त रिटर्न रजिस्टर्ड की नहीं है, कंप्लीटेड की है। अगर यहां पे सारे फैक्ट सेम रहे, सिर्फ ट्रांसफर्ड की बजाय एग्रीज टू ट्रांसफर लिख दे तो ये एग्रीमेंट वाइड हो जाता। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें अहम चीज है मेरे, किसका मतलब है, लॉ ने जो कंडीशन जिस जगह पे फिट की है हमने उधर ही फिट करनी है, अपनी कॉमन सेंस नहीं लगानी। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली कंडीशन टाइम बाय डेट के साथ मिक्स ना करें, आप करेंगे। और गिफ्ट वाली जो है वो आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ मिक्स नहीं करनी, और आप करेंगे, कंफर्म में करेंगे। देख लेते हैं टेस्ट में। हाँ, टेस्ट से याद आया, नेक्स्ट वीक में आपके टेस्ट है, वो कल आपको मैनेजमेंट की तरफ से शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। तो जो जितना मटेरियल आपने पढ़ा हुआ ना उसकी रिवीजन शुरू कर दें जी। हाँ, थोड़ा पैसे जितना पढ़ा वही, बल्कि मार्जिन रखिए आपके साथ। सिलेबस कल सिलेबस शेयर करूंगा। आजम एग्रीज टू सेल ए हॉर्स वर्थ ₹100,000 फॉर ₹1,000 ओनली। आजम, अच्छा आगे सुन, यहां तक एग्रीमेंट वैलिड था? यस। कह रहे आजम डिनाइज, इनकार करता है, डिनाई इनकार, दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन। आजम कहता है नहीं नहीं मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। आजम ये कह रहा है, इस लाइन से ये समझ आ रही है? आजम इनकार करता है कि मेरी कंसेंट फ्री थी। आजम इनकार करता है मेरी कंसेंट फ्री थी, इसका मतलब क्या है कि आजम कह रहा है मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? अच्छा, आजम ने कहा, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर ठीक है फ्री कंसेंट नहीं थी, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो थोड़ा सोचूंगा कि आजम तो कह रहा है, पता नहीं सच में है कि नहीं है। ठीक है, हाँ प्रूव कर। तो मैं लिखूंगा इफ आजम प्रूव्स दैट कंसेंट वाज नॉट फ्री देन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एंड ही कैन रिसेंड इट, कैंसल इट। फारक, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ठीक है, और अगर आजम ये साबित नहीं कर पाता फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, क्लियर? तो फ्री कंसेंट अगर ना हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है ना, दोनों में से कोई भी पार्टी कैंसिल कर सकती है। शाबाश, एग्रीव्ड पार्टी कैंसिल कर सकती है। भाई को इनाम दीजिए। एग्रीव्ड पार्टी सिर्फ कैंसिल कर सकती है, वाइड आपने कुछ बताया ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। चलें, 1 मिनट है, अब और कोई नहीं बोलेगा। अगला केस अब आपने बताना है, अगर सही बता दिया तो ₹50 इनाम। चले जी, बाकी सबने एनालिसिस करना है। अदील विद हिज फ्री कंसेंट, अपनी फ्री कंसेंट के साथ एग्रीज टू सेल हिज कार वर्थ ₹3 मिलियन फॉर ₹1 मिलियन टू साइमा। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? 1 मिनट है, इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है? शाबाश, लाभ समझ आना शुरू हो गया। इन्हें पता जब तक रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ना बताई केस स्टडी कंप्लीट नहीं होनी। 1 मिनट, कोई नहीं बोलेगा। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन
नहीं, ये रेलिवेंट प्रोविजन है, ये रेलिवेंट प्रोविजन। आप बता दिए साथ वाले स्टूडेंट, रेलिवेंट प्रोविजन क्या है इस केस में जी? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट तो उसने क्लियरली कह दिया कंसेंट फ्री, इसको क्यों कमेंट करना है? कोई पैसे 25 रुपए मिलेंगे, 25 रुपए। अच्छा सर, सिर्फ डिसीजन किया, तो एग्जामिनर भी ऐसे के पूरे नंबर थोड़ी देगा, पूरे नंबर थोड़ी देगा। चले एप्रिसिएशन के लिए देना, वरना आपने तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, ट्रांसफर कर दीजिएगा जी। इसमें कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वाला पॉइंट है, यानी कंसीडरेशन, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इज वैलिड। कंसीडरेशन है, होना जरूरी है, और है 3 मिलियन का 1 मिलियन, ठीक है। और उसने कोई ये कमेंट नहीं किया कि फ्री कंसेंट, उसने कहा फ्री कंसेंट थी, इसका मतलब ये एग्रीमेंट वैलिड है। आगे चलो, चलिए। मोहसिन प्रॉमिस्ड एहसन that he will pay his university fee. मोहसिन ने एहसन के साथ वादा किया। Later मोहसिन suffered losses in his business and refused to pay the fee. उसके बाद मोहसिन को नुकसान हुआ, उसने फीस पे करने से इनकार कर दिया। मोहसिन is of the view that since the agreement was without consideration, it does not constitute a valid contract. वो कह रहे valid consideration थी नहीं, तो ये agreement without consideration is void. However, Ahsan believes that the agreement is enforceable under law as it meets certain other conditions. You are required to narrate the condition which Ahsan may be referring to. अच्छा, पहली चीज तो ये क्वेश्चन केस स्टडी है कि रटे वाला है? कि केस स्टडी नुमा रटे वाला क्वेश्चन एग्जाम में। अब आपने सिर्फ कंडीशन रिप्रोड्यूस करनी। अच्छा मुझे बताएं, चैरिटी वाली आएगी? पता चल रहा चैरिटी का केस नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताइए, ये गिफ्ट वाला आएगा? क्योंकि गिफ्ट का उसने बात नहीं कर रहा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन दोनों कैसे पता चला भाई? है हाँ, नीचे लिखा हुआ। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था, आई कैप के ओरिजिनल क्वेश्चन। अगर ये चीजें ना भी लिखी हो तो खुद बताइए आप इस किस तरफ लेके जाएंगे? क्यों? क्योंकि गिफ्ट वाले के चैरिटी तो है ही नहीं सकता ना, गिफ्ट वाले केस की कंडीशन है ही नहीं उसमें से कम। तो इसका मतलब है कंडीशन किसकी है? सिर्फ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की। तो इसके चारों पॉइंट बताएंगे, ऐसे ही है? बताइए मेरा भाई, जल्दी से बताएं 4 पॉइंट। ये रिलेशनशिप, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। चलिए, Mrs. Ikram was searching for a house for her family in city's posh locality. Her grandfather, ये रिलेशनशिप बता दिया उसने। नदीम had promised to pay her ₹1 million by way of gift. गिफ्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर दिया और रिलेशन भी आ गया। हाँ, लेकिन पढ़ लेते हैं आगे। For the purchase of the house, after finalizing the deal with one of the state broker, Mrs. Ikram asked Nadeem to pay her ₹1 million as promised. जी आपने वादा किया था। Nadeem, however, refused to pay the amount. नदीम ने कहा कोई पैसे नहीं है। Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather. दादाजी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। For the enforcement of promise made by him. Under the provision of contract at 87 to advise under what circumstances Mrs. Ikram would be liable to recover the amount from Nadeem. रटे वाला क्वेश्चन केस स्टडी के केस स्टडी नुमा रटा। अच्छा, कौन सा? चैरिटी वाला केस नहीं है? पता चल रहा है चैरिटी जिक्र, गिफ्ट वाला होगा। वो गिफ्ट की कोई कंडीशन ही, सर्कमस्टेंसेस ही नहीं है। तो ये कौन सा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। और इससे भी साबित हो रहा है कि रिलेशनशिप बताया उसने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्लियर है? नहीं अभी नहीं, थैंक्स। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम यूरोप। आपको ऐसे नहीं कहा था सबसे? हम बताया था ना, पहले वाली कंडीशन सबसे ज्यादा उसने टच की हुई है। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम यूरोप। हिज पेटर्नल अंकल फुरकान, अंकल फुरकान बट हैड प्रॉमिस्ड हिम टू पे ₹2 million बाय वे ऑफ ए गिफ्ट। गिफ्ट वाला आ गया। अच्छा, अभी मैं दोनों में कंफ्यूज हूं, अंडरलाइन मैंने दोनों को कर लिया, एंड पे जाके फैसला करेंगे। At the time of his admission to a college in Europe, उसने कहा जी जब एडमिशन होगा मेरे से 2 मिलियन ले लेना। After getting admission to one of the renowned college in Europe, Munir asked Furqan Bhatt to pay him ₹2 million as promised. However, Furqan Bhatt refused to pay the amount and Munir filed a suit against Furqan Bhatt for the enforcement of his promise. Requirement: discuss the circumstances in which Munir may be able to recover the amount from Furqan Bhatt. Discuss the circumstances, कौन सी? चैरिटी वाली, गिफ्ट वाली होगी ना, उसकी तो सर्कमस्टेंसेस है ही नहीं, और वैसे भी रिलेशनशिप बता रहा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली कंडीशन में। चलिए
चलें जी, थैंक्स, मेहरबानी। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।